नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत खबर बदायूं से है, जहां समरेर को बरेली फरीदाबाद से जोड़ने वाला 55 करोड़ से तैयार पुल 14 महीने से हवा में लटक रहा है। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है और उसके बाद अब सिस्टम की नींद टूटी है। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट तलब करने के बाद पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता ने गुनहगारों की सूची तैयार कर ली है। इनका निलंबन होना तय है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि हादसे के वक्त पुल पर कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी। वाहनों का आवागमन रोकने के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवार काफी पहले ही टूट गई थी और उसे दोबारा भी नहीं बनवाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब कुछ शरारती युवाओं ने दीवार गिराई थी, अगर उसी वक्त अभियंता इस पर संज्ञान लेते तो हादसे को रोका जा सकता था। तो बदायूं में बरेली के इस हादसे पर पीडब्ल्यूडी चीफ के द्वारा गुनहगारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है और ये लिस्ट तब जारी की गई जब ये हादसा हो गया है। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट तलब किया था, जिसके बाद रिपोर्ट भी सौंपी गई है और कहा जा रहा है कि कई दिनों पहले ही दीवार टूट गई थी। कुछ अराजक तत्वों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा इस दीवार को तोड़ा गया था। हालांकि उसके बाद भी कोई मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया और अब जब यह हादसा हो गया है, 3 लोगों की मौत हो गई है, तब पीडब्ल्यूडी के द्वारा की रिपोर्ट सौंपी गई है। प्रशासन को ये रिपोर्ट भेजी गई है। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने, कुछ शरारती युवाओं ने दीवार गिराई और अभियंता ने इस पर संज्ञान नहीं लिया था। अगर उसी वक्त संज्ञान लिया जाता तो आज इस तरीके के हादसे नहीं होते, 3 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट तलब करने के बाद रिपोर्ट सौंपा गया है। कई गुनहगारों के नाम इस रिपोर्ट में शामिल है। तो 14 महीने से इस पुल की दुर्दशा यही थी। 14 महीने से कोई भी सुनवाई, किसी तरीके का संज्ञान इस पुल को लेकर नहीं लिया गया। जब हादसा हुआ है तो अफरा तफरी में अब रिपोर्ट भी सौंपी गई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा और कई अभियंता है जिनके नाम इस रिपोर्ट में शामिल है, जिनको निलंबित किया जाएगा। हालांकि अगर पहले से संज्ञान लिया जाता तो इस हादसे को रोका जा सकता था। प्रधानमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर दुख जताया। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी चीफ के द्वारा सौंपा गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय कुमार बदायूं से जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, क्या कुछ खुलासा किया गया? हालांकि देखिए, आपको बता दें कि जो मामला है दातारन क्षेत्र के समरेर और फरीदपुर को जोड़ने वाला मार्ग मुलाहफा का है। हालांकि इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी थी और जिला अधिकारी ने रिपोर्ट भी बना करके शासन को सौंप दी है। हालांकि इसमें 5 लोगों के खिलाफ जो है अब तक एफआईआर की गई है, जिनमें पीडब्ल्यूडी के 4 अभियंता और गूगल मैप के क्षेत्रीय प्रबंधक शामिल हैं। बिल्कुल, इस हादसे के बाद गूगल मैप का जो इस्तेमाल है उस पर भी मुझे लगता है कि अब लोग शंका करेंगे, लोगों को संदेह होगा कि ये रास्ता सही है या नहीं, क्योंकि गूगल मैप के जरिए ही वो युवा रास्ता देख रहे थे जिसके बाद ये हादसा हुआ। विजय, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से गूगल मैप, इस तरह से भरोसा किया जाता है गूगल मैप पर, उससे भी भरोसे पर सवाल उसमें खड़े हो गए हैं कि गूगल मैप जिसके भरोसे तमाम तरह के जो लोग भरोसा करके रोड मैप लगा करके चलते हैं, तो एक बार उस भरोसे पे भी यह आशंका जताई जाती है कि इतना बड़ा भरोसा करके जो लोग चल रहे थे गूगल मैप पे भरोसे के साथ, इतना बड़ा धोखा हो सकता है, एक बड़ी बात है। हालांकि गूगल मैप के क्षेत्रीय प्रबंधक पर जो है मुकदमा दर्ज हो गया है और जांच की जा रही है। हालांकि जिला अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने भी पूरी रिपोर्ट बना करके शासन को सौंपी है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि रिपोर्ट सौंप दी जा चुकी है शासन को? हालांकि रिपोर्ट के बाद अभी जांच जारी है। देखिए मुख्यमंत्री का क्या आदेश होता है। हालांकि इस पूरे हादसे के बाद प्रशासन की जो है नींद खुली है। प्रशासन ने 3 जगह उस पुल को बड़ी मट्टी के ढेर लगा करके पुल को बंद कर दिया गया है और उस पर दीवार भी चुनवा दी है। काश ये अगर प्रशासन पहले चेता होता, इस तरह की व्यवस्थाएं अगर पहले की गई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, 3 लोगों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। क्योंकि प्रशासन ने उसी रात
हादसा सुबह को हुआ और उस रात में ही प्रशासन ने कार्य शुरू करा दिया। जगह जगह जो है बोर्ड लगवा दिए हैं कि ये रोड आगे से बंद है और उससे खतरा है, आगे नहीं जाया जाए। विजय, क्या इससे पहले कोई बोर्ड या फिर कोई सूचना वहां आसपास नहीं लगाई गई थी कि आगे रास्ता बंद है, इससे आगे का रास्ता नहीं बना हुआ है? कोई सूचना दी होती, पहले कोई नोटिस बोर्ड होता या पहले से कोई ऐसे अवरोधक मार्ग का कोई चिन्हीकरण होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। क्योंकि एक दीवार बनाई गई थी और प्रशासन की बड़ी लापरवाही थी कि 14 माह से रास्ता कटा हुआ था और 14 माह से पूरा पुल हवा में लटक रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी है कि किसी तरह से नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया गया था। जो छोटी सी दीवार बनाई गई थी वो भी टूटी हुई थी, जिसमें आसानी से वाहन जो है आवागमन। बिल्कुल, ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। कई अभियंता है जिन पर कार्रवाई की जो तलवार है वो लटक रही है। बहुत शुक्रिया विजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वही संभल हिंसा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक 27 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो गई है। योगी सरकार ने यह आदेश जारी किया है, सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे पत्थरबाजों के पोस्टर। उपद्रवियों के खिलाफ नुकसान की वसूली का अध्यादेश जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से 100 से ज्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है। संभल हिंसा पर कानूनी दांवपेच भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। 3 मृतकों के परिजनों ने तहरीर सौंपी है साक्ष्य के आधार पर मुकदमा, और उसके बाद अब कार्रवाई होगी। तो मुरादाबाद कमिश्नर ने ये बात कही है, साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बरेली हिंसा की आग अभी भी लगातार धधक रही है और इस पूरे मामले पर अब परिजनों के द्वारा, 3 मृतकों के परिजनों के द्वारा तहरीर भी दी गई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है। उन तमाम उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाएंगे, सार्वजनिक स्थानों पर उनके पोस्टर लगाएंगे, पत्थरबाजों के पोस्टर लगाए जाएंगे। सीसीटीवी के आधार पर अब 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की जा चुकी है। 27 लोगों की गिरफ्तारी इस हिंसा को लेकर अब हो गई है। संभल हिंसा को लेकर भी हालात संभल में तनावपूर्ण तो बने हुए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। तो लगातार संभल को लेकर पुलिस प्रशासन की तैनाती कई धार्मिक स्थलों के आसपास भी की गई है। सीमाओं को सील किया जा चुका है। तो संभल हिंसा की आग अब सियासत में भी दिखने लगी है और लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा संभल जाने को लेकर बात कही जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि संभल नहीं जाया जाए। साथ ही साथ प्रशासन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील करता हुआ नजर आ रहा है। तो जामा मस्जिद के पिछले हिस्से में एक और खुलासा सामने आया कि जहां पर प्रशासन नहीं मौजूद था, वहीं से लोगों ने पत्थरबाजों की एंट्री हुई है और उसके बाद पत्थरबाजी की गई। वहीं सनातन हिंदू एकता यात्रा पर निकले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आर पार के मूड में है। उन्होंने कहा कि गजवाए हिंद या फिर भगवाए हिंद हो जाना, जो भी होना है जल्दी हो जाए। हिंदुओं के बीच जाति प्रथा को खत्म करने की अपील कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने कहा है कि देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू हो तो 1000 सालों तक कोई सनातन की ओर उंगली भी नहीं उठा सकता। तो सनातन हिंदू एकता यात्रा पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा सवार है और उनकी इस यात्रा में तमाम श्रद्धालु, उनके समर्थक और भक्तगण मौजूद नजर आ रहे हैं। काफी उत्साह है और आज ये सनातन एकता यात्रा झांसी पहुंच चुका है। 6वां दिन है आज और 6ठे दिन में आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो संख्या है, श्रद्धालुओं की संख्या की तादाद आप देखिए किस तरीके से उनके समर्थक उनके पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बिल्कुल आर पार के मूड में बागेश्वर बाबा नजर आ रहे हैं। गजवाए हिंद हो जाए या फिर भगवाए हिंद, उन्होंने यह ऐलान किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है जो भी होना है जल्दी हो जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शेख गुल मोहम्मद झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर सनातन यात्रा पहुंच चुकी है। शेख गुल, अभी क्या कुछ मंजर है, क्योंकि आज यात्रा का 6ठा दिन है जो कि झांसी पहुंच चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने वहां से ऐलान भी किया है भगवाए हिंद या फिर गजवाए हिंद, इसके मायने क्या है शेख गुल?
जी, मैं आपको बता दूं कि आज बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो हिंदू एकता यात्रा थी वो झांसी के सकरार थाना क्षेत्र पहुंच चुकी है। यहाँ से ये निरंतर आगे बढ़ेगी जो कि ओरछा पहुंचेगी परसों। तो सकरार थाने के आगे मेवाड़ी पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में आता है, इसलिए आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का पुलिस प्रशासन या मुस्तैदी के साथ मौजूद रहा और उनकी सुरक्षा में व्यवस्था में लगा रहा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि श्रद्धालु यहाँ पर काफी संख्या में है और हमारे साथ भी कुछ श्रद्धालु यहाँ जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे और आपको भी जानकारी प्राप्त कराएंगे। क्या नाम है आपका? ये जो यात्रा निकाली जा रही है इसका मेन मकसद क्या है? हिंदू एकता। क्या लगता है अभी हिंदू एक नहीं है क्या? है। कहाँ कमी आ रही है? कहीं कमी नहीं। तो ये जिस तरीके से यात्रा निकाली जा रही है इसका क्या मायना है? इसका मायना कि आपने अभी बच्चों से सवाल किया जो हिंदू का अब हिंदू एक नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा सोचना ये है जाति जैसे बच्चों की है, जैसे जाटव हुआ और यादव हुआ, श्रीवास्तव हुआ, पंडित हुआ, जैसा भी है जिनने जो अगली सरकारों ने उनको बांट दिया। जो महाराज जी का सोचना है कि सभी को समाजों को एक करके गले लगाकर सभी को, अगर हिंदू सब समाज एक होगी तो हमारा हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जैसे कि अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, अगर हमारे भारत में कोई संकट आता है तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? हिंदू राष्ट्र है तो हमको झेल सकते हैं हम, और जैसे नेपाल में दिक्कत आती है हम झेल सकते हैं, बांग्लादेश हम झेल सकते हैं, और हमें कौन झेलेगा बताइए? जैसे कि बात करें कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, यानी कि जो पीछे सरनेम लगाया जा रहा है क्या वो हटेगा? नहीं, 40% तो एक हो चुके हैं आज की डेट में। आप महीनों में देखो जाए 40% एक हो चुके हैं। और रही बात जो ओरछा से ओरछा तक जो पद यात्रा है और ओरछा के बाद महाराज जी का कहना और भी निकलेंगी, तो मेरा सोच रहा है 1 साल के अंदर पूरा हिंदू। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बाबू जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सकरार। क्योंकि कई गाँव में आज भी देखा जाता है कि जाति भेदभाव दिया जाता है, आदमियों की बात नहीं सुनी जाती है, और जो यात्रा निकाल रही है कितनी सक्षम होगी इसमें कारगर होगी? काफी अच्छी है। क्या लगता है आपको? कम से कम 50%। आप इस यात्रा में कहना चाहे, आप नौजवान हैं, आप क्या सोच रखते हैं? ये रखते हैं हिंदू एकता में रहना चाहिए हमसे हमेशा हम लोगों को। जैसे कि अभी तक कोई समस्या आई है? जी, चलिए हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं शनि देव का बहुत बड़ा भक्त। जी, तो शनि देव मुझे खींच के लाए क्योंकि यहाँ अन्याय हो रहा है। कई मुस्लिम लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो हिंदू लोगों को मारा जा रहा है, बांग्लादेश में हटाया जा रहा है। गुरु जी ने कल बताया। बहुत भाई आप भाषण सुनिए, जब आते हैं शाम को देखिए गुरु जी वहाँ पे वो भाषण होते हैं, बहुत बुरी बुरी चीजें बताई जाती हैं। तो आपको लग रहा है कि हिंदू बट रहे हैं? हिंदू बट रहे हैं ज़्यादा, इसलिए वो हमला बना है कि कटेंगे तो बटेंगे तो जी। पाकिस्तान में कितनी लीड भारत में 2% मुस्लिम। बिल्कुल शेख गोल, ऐसे में लोगों के अंदर एकता की भावना को जगाने के लिए बागेश्वर बाबा ने सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाली है। इसका संदेश लोगों के बीच क्या कुछ जा रहा है? क्या वो एक हो रहे हैं या फिर पहले एकता नहीं थी, ऐसी कोई भावना थी क्या? जी नहीं, उनका ये कहना है कि हिंदू बीच में बंटवारा हो गया था जाति धर्म भेदभाव को लेकर, मगर उनका ये कहना है कि हमें अपनी जाति भेदभाव हटा के सभी को एक होकर हिंदू कहलाना है और हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। तो हम आपको बता दें कि इस यात्रा में काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं यात्रा में कितना जन फैलाव उमड़ा हुआ है। सभी लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए नजर आए, घंटों तक रोडों पे खड़े नजर आए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री भी जगह जगह रोडों पर बैठे और जो गांव के द्वारा उनको जो भोजन दिया गया या उपहार के रूप में कुछ दिया गया, उन्होंने रोड पर ही बैठ के उन बुजुर्गों के साथ, महिलाओं और बच्चों के साथ बैठ कर उसको ग्रहण किया है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर सियासत भी, इस यात्रा पर सियासत भी तेज है। वहीं कांग्रेस के एक विधायक जयवर्धन सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए थे। शेख गुल जी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बहरहाल बता दूं कि जो बड़े बड़े फिल्म कलाकार हैं, जैसे कि आपके संजय दत्त है, VIP कॉमेडियन है, आपकी अक्षरा और भी तमाम एक्टर्स जो है वो यहाँ पर लगातार कई लोग इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिग्गज सितारे भी इस यात्रा में शामिल हुए और इस पूरे यात्रा पर राजनीति भी एक तरफ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस यात्रा को सीएम योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व कार्ड को लेकर भी
जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ मुखर होकर बोलते हैं, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके सियासी मायने क्या? जी बिल्कुल बता दूं कि यहाँ पर लोगों का सिर्फ एक ही नारा है कि जातिवाद को हटाना है और हिंदुओं को एक होना है, जिसको राष्ट्र की मांग की जा रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग भी की जा रही है। लगातार जो नेता है वो भी समय पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं जब इस बारे में धीरेन्द्र शास्त्री से बात की गई कि काफी पार्टियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये भाजपा द्वारा आयोजित एक यात्रा निकाली जा रही है, जिसपे धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि इस तरीके का मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, ये मेरी खुद की सोच है, मैं लोगों को जगाने के लिए निकला हूँ। उन तमाम आरोपों से खुद को किनारा कर लिया है और साफ तौर पर कहा है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि उनके सनातन यात्रा है और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को एक करने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के द्वारा। बहुत शुक्रिया शेख गुल मोहम्मद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आप देख सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है यहाँ पर रोड पर बैठे हुए हैं और लोगों के द्वारा दिए जा रहे उपहारों को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे पीछे आम जनता भी है, माताएं बहनें भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आज आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आशीर्वाद लेने आएंगे माता जी, आशीर्वाद लेने। किस चीज को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है? कौन धाम तक जा रही है? क्या लगता है इस यात्रा का कितना बेनिफिट होगा? इस यात्रा से काफी बेनिफिट होगा और लगता है कि जनता बहुत खुश है, जनता हिंदुत्व भारत बनने के लिए तैयार है सारी जनता। जैसा कि इनके द्वारा बोला जा रहा है कि सभी जाति धर्मों को एक तरफ करके हिंदुओं को एक होना चाहिए, कितनी बात से सहमत है आप? 99%। आपको क्या लगता है? 100%। आपको क्या है माता जी? 100%। क्या होना चाहिए? हिंदू धर्म एक होना चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत सी महिलाएं और पुरुष भी हैं जिनका कहना है कि जो यात्रा जिस मकसद से निकाली जा रही है उस यात्रा का कहीं ना कहीं लाभ होना चाहिए, सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। झांसी से इंडिया वॉइस के लिए शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। समय हम झांसी के सकरार थाना क्षेत्र में है, जहां पर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा निकाली जा रही है, जिसका 7वां दिन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगी हुई है और लोगों का जन सैलाब आप देख सकते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक पाने के लिए कितने लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लगातार लोगों का जन सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर खड़े मुस्तैदी के साथ मुस्तैद है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए कि रोड के बीच में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे हुए हैं और जो गांव के बुजुर्गों का से मुलाकात कर रहे हैं, उनके द्वारा लाए हुए भोज को खा रहे हैं, उनके दिए हुए उपहारों को स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो रोड के बीच में इस वक्त बैठे हुए हैं और क्षेत्र के जो भी ग्रामीण बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी से वो एक एक कर मुलाकात भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रोडों पे दूर दूर तक जो है जन सैलाब उमड़ा पड़ा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ तैनात है। हमारे साथ यहाँ झांसी एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कड़े इंतजाम रखे गए हैं। बिल्कुल, पिछले 21 तारीख से मध्य प्रदेश से बाबा बागेश्वर धाम सरकार की यात्रा चल रही है और 25 तारीख को झांसी जनपद में यात्रा प्रवेश की है। हम लोग पूरे यात्रा के दौरान बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटी लगाए हुए हैं तथा यात्रा के आगे पीछे दाएं बाएं अलग से ड्यूटियां लगाए हुए हैं और रस्सा पार्टी भी अलग से लगी है, जो बाबा के बिल्कुल क्लोज में सुरक्षा प्रदान कर रही है। आज मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस सामंजस्य बना करके यात्रा को निकलवा रही है, चूंकि आज उत्तर प्रदेश की भी एरिया में यात्रा गुजरनी है तथा मध्य प्रदेश में भी यात्रा जाएगी। बीच बीच में दोनों राज्यों की एरिया मिल रही है, इस वजह से दोनों जगह का पुलिस प्रशासन, दोनों राज्यों का पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, सकुशल शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा को निकलवा रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आज ये यात्रा जो है सकरार थाना क्षेत्र से होते हुए आगे नेवाड़ी में एंटर करेगी, नेवाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद। वही खबर अयोध्या से है, जहां ग्राम पंचायत भवन जो ग्रामीण विकास कार्यों और सार्वजनिक योजनाओं के लिए बनाया गया है, अब बारात रुकने के लिए
इस्तेमाल हो रहा है। ये खबर कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर क्यों पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थल का ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है? आपको बता दें कि शासन द्वारा रुदौली ब्लॉक के रौजा गांव के पंचायत भवन का निर्माण ग्रामीणों की जरूरतों और पंचायत कार्यों के लिए किया गया था, लेकिन हाल ही में इसे बारात रुकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बारात के डेकोरेशन और खाने पीने का इंतजाम यही किया जाता है। वहीं इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर क्यों पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थल का ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है? मजबूरी क्या है? तो आप देख सकते हैं पंचायत भवन का इस्तेमाल किस तरीके से अयोध्या के रुदौली गांव में किया जा रहा है। पंचायत भवन का इस्तेमाल बारातियों के ठहराने को लेकर किया जा रहा है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री जो है ग्रामों में जो ग्राम पंचायत भवन बनवा करके जो है वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको सुविधा दे रहे हैं कि किसी प्रकार की जो आय है, जाति है, निवास है या परिवार रजिस्टर की नकल है, उनको लोगों को जो है पंचायत भवन में उपलब्ध होगी। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है पंचायत भवन में जो है यहाँ पे बारातें रुक रही हैं और लोगों को यहाँ पे जो गाँव में शादियाँ होती हैं यहाँ पे साफ तौर पर देखिए ऐसे। और इस समय इंडिया वाइज की टीम जो है ग्राम पंचायत भवन रौजा गाँव में है। मैं यहाँ कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाई किया देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत रौजा गांव है और यहाँ पे जो है ग्रामीणों को सुविधाएं मिलती हैं आय से लेकर के और निवास प्रमाण पत्र है और जो क्या बोलते हैं परिवार रजिस्टर है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ परिसर में जो है गंदगी भी फैली हुई है और यहाँ पे जो बारात रुकती है और बारात जब रुकती है तो यहाँ पे के जो लोग भी हैं यहाँ पे देख सकते हैं अंदर की भी स्थिति मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि अंदर जो ये स्थिति है ग्राम पंचायत भवन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शादियों का सामान अभी रखा हुआ है, हलवाई जो है यहाँ पे लगे हुए थे और चारों तरफ जो है परिसर में गंदगी फैली हुई है। और जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि मुख्यमंत्री का आदेश भी है कि यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत सचिव है, प्रधान है, यहाँ पे बैठ करके ग्रामीणों की समस्याओं को सुने, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है कि इस तरीके के जो गैर जिम्मेदार प्रधान है और ग्राम पंचायत सचिव हैं उनके खिलाफ यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके का जो है किस तरीके का आयोजन यहाँ पे हुआ था। बहुत अच्छा हुआ था, पर यहाँ क्या कहते हैं बारात घर नहीं है, इसलिए इसमें टिकाना पड़ता है। क्या बना है? पंचायत घर। अच्छा, कितनी शादियां अभी तक की हुई होंगी? अभी तक 5 शादियां हुई। इसकी अनुमति कौन देता है? प्रधान जी देते हैं। कोई पैसा ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बारात घर की आप बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ बारात घर है? नहीं है, बारात घर नहीं है, इसीलिए इसमें टिकाना पड़ता है। क्या नाम होता है? अनुज। किसकी शादी थी? बहन की थी। तो यहाँ पे जो अनुज है उनका यहाँ पे कहना है कि मेरी बहन की शादी थी, इसी वजह से जो है ग्राम पंचायत भवन में इनको बारात रुकानी पड़ी है। वजह है कि यहाँ पे बारात घर भी नहीं है और ग्राम प्रधान के अनुमति पे जो है यहाँ पे ग्राम पंचायत जो सचिवालय बना हुआ है उसमें यहाँ पे रुकाई गई है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस तरीके का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत का भवन जो बना हुआ है उसमें जो है ग्रामीणों को सुविधाएं मिले और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो रुदौली विकास खंड का जो ग्राम पंचायत रौजा गांव है उसमें जो है यहाँ पे बारातें रुकती हुई नजर आ रही हैं, ग्राम सचिवालय का काम कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना वाला होगा कि ग्राम पंचायत के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ यहाँ पे क्या कार्रवाई होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज, अयोध्या। वही खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बिना पंजीकरण अवैध प्लॉटिंग पर कृषि भूमि को बेचने का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर प्रशासन अंकुश लगाने में असफल दिखाई दिया। बता दें कि अवैध प्लॉटरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब देश की सुरक्षा के साथ भी खेलने लगे। अब ऐसी दशा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नो मेंस लैंड के पास अवैध प्लॉटिंग बड़े खतरे की दावत है, जिससे तस्करी के अवांछित तत्वों का देश की सीमा में प्रवेश काफी आसान हो जाएगा, जो देश की सुरक्षा के लिए निश्चित ही काफी खतरनाक होने वाला है। देखिए, वो अवैध प्लॉटिंग जो विशेष रूप से जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बगल में जो हो रहा है अवैध प्लॉटिंग के संबंध में तालिबान संज्ञान में आया और इसका तुरंत कार्रवाई करने के लिए एसडीएम शोहरत को निर्देशित किया गया है और साथ में मतलब जनपद में कहाँ जो प्लॉटिंग बिना परमिशन के चल रही है इसके भी संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समस्त एसडीएम को निर्देशित किया गया है। इसके पहले भी 3 बार कार्रवाई हो चुकी है। एक गाँवगढ़ तहसील का जो बौरपुर में है अवैध प्लॉटिंग का प्रकरण, उसको उसके लिए संबंधित लेखपाल को भी सस्पेंड किया गया है
और साथ में जो स्टैम्प चोरी का प्रकरण पे 30 लाख रुपए का मतलब वसूली जिलाधिकारी का न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा था। और दूसरी बात जो बासे तहसील में जो अवैध प्लॉटिंग है, तो उस प्लॉटिंग में जो तालाब का जमीन को भी उल्लेख करते हुए अवैध प्लॉटिंग किया है, उनका खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ वो अवैध प्लॉटिंग का बुलडोजर लेके मतलब कल ध्वस्त भी कर दिया गया है और आगे भी ये कार्य जारी है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।